वकील साहब, खान अपने मुकदमे में मदद करेगा ना? कहीं 5 लाख डूबने के डर से उल्टा तो नहीं बोलने लगे? बंदी हमें तो केवल कर्ज वाली बात सिद्ध करनी है। तो चलिए वकील साहब, खान को भी निपटा दो। चलो फिर खड़े हो जाओ कट करके। लेकिन हाँ, कोर्ट में तुम ये सिगरेट नहीं पी सको। ठीक है वकील साहब, चलिए खड़े हो जाओ। आपका नाम? नाम करामतुल्लाह खान होता जी। ओ वाह खान, ऐसा क्या पूछता जी? हम असली कान का असली बच्चा होता। यहाँ कब से हो? हम इतने ही पैदा होता जी। बंदी को जानते हो? अच्छी तरह से। बंदी ने तुमसे कर्ज लिया था? लिया था जी। कितना? पूरा 5 लाख रुपया साहब। तुम्हारे ब्याज की दर? बहुत मामूली साहब, 50 रुपया सैकड़ा। क्या बंदी बहुत परेशान है? हम नहीं जानता साहब, परेशान तो साला हम कभी कभी बोलता कि उसके पास नौकरी नहीं, घर में खाने को नहीं, उसका बाप बहुत बीमार। हम नहीं जानता साहब, परेशान साला हम। हमारा पैसा 5 लाख रुपया साहब। That's all your. ले जाओ वकील साहब, आपका खान भी निपट गया, पर इससे कोई खास चीज हाथ नहीं लगी है। बस कर्ज वाली बात से हो गई बंदी। 250 का गवाह नंबर 2 कौन होगा वकील साहब? बंदी 50 का गवाह नंबर 2 हमारी बंदी। फिर बीवी नहीं वकील साहब, बेचारी वैसे ही इतनी दुखी, आप उसे बेकार कोर्ट पे क्यों घसीटते हैं? नहीं भाई, हमारी बीवी का कोर्ट में आना बहुत जरूरी है। पर आप अदालत में लाकर कौन सी बात साबित कर देंगे वकील साहब? ये तुम्हारी मनोस्थिति का ठीक ना होना भाई, तुम्हारी बीवी से बेहतर तुम्हारी मानसिक स्थिति के बारे में और कौन बता सकता है? समझ गए ना उसका कोर्ट में आना कितना जरूरी है? ये तो आप ठीक कहते हैं वकील साहब। ठीक, बुलाइए उसे। अपने मर्द की जान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है वकील साहब। नाम? मेरा नाम मालती है हुजूर। उम्र? लगभग 26 साल। बंदी से तुम्हारी शादी कब हुई? यही कोई 10 साल में हुजूर। बंदी ने कभी तुम्हें पीटा? कभी नहीं हुजूर। ठीक से याद करके बताओ, क्या एक बार भी नहीं पीटा? वैसे कभी कभार एक आध तमाचा मार दिया करता था हुजूर बस। क्या बंदी अपने बाप का ख्याल ठीक से रख रहा था? बंदे ने मेरे मर्द ने जितना ख्याल रखा है अपने बाप का वकील साहब, उतना तो कोई दूसरा मर्द अपने बाप का ख्याल नहीं रखता। क्या ससुर की बीमारी में तुम्हारे कहने बिक गए थे? जी हुजूर। घर की हालत कैसी? घर की हालत बहुत खराब हो गई थी, घर में फांका पड़ने लगा था। तुम्हारे ससुर की हालत कैसी? मेरा ससुर पागलों की तरह चीखता, चिल्लाता, हमेशा मरने की बात कहता था। ऐसी बातें वो कब से करने लगा? करीब 1 हफ्ते पहले से, जब से हमारे पास उसकी बेहोशी के इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी बातें सुनकर तुम्हें क्या लगता? लगता था हुजूर, इसे मौत आ जाती तो अच्छा हो, कम से कम इसे दर्द से छुटकारा तो मिलता। जिस दिन ये हत्या हुई, घटना घटी, तुम कहाँ थे? हुजूर, घर में चावल नहीं थे, तो पड़ोस में चावल मांगने गई थी। लौट कर आकर तुमने क्या देखा? मैंने अपने ससुर को मुर्दा पाया। That's all your. लीजिए वकील साहब, मेरी औरत भी निपट गई। अब 50 का गवाह नंबर 3 कौन होगा वकील साहब? मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो वकील साहब, आपको लगता है कि मैं इतने से बच जाऊंगा? मैं जज के रूप में सोच रहा था कि आप तो किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंचे। यहीं पर तो तुम भूलते हो बंदी, यहीं पर तो मैं कमाल करूँ। क्या मैंने तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं जमा दी कि कत्ल करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं? पर ये बात तो मेरे दिमाग में पहले से जमी हुई है वकील साहब। सवाल तो जज के दिमाग में जमाने का है। जज के दिमाग में भी यही बात जमेगी बंदी। कोर्ट के सामने ये साबित हो जाएगा कि कत्ल करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं। जरा सोचो, अगर तुम अपने बाप को मारना चाहते तो उसे मुंबई क्यों ले जाते? वहां उसका इलाज क्यों कराते? अगर तुम्हारा दिल पत्थर का होता तो उसे अपनी मौत मरने देते, 1 महीना और सड़ने देते। जरा जज की तरह सोचो, बताओ क्या मेरी बात में वजन नहीं है? आपकी बात में वजन लगता है वकील साहब, जज भी सोचेगा। देखना, अगर कल भाग्य ने साथ दिया ना, मैं भी दिखाऊंगा। इसमें भाग्य की क्या बात है वकील साहब? आज तक भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया है, लगता है इस बार वो साथ देना। तो बच जाओगे, तुम जरूर बच जाओगे। वकील साहब, मैं बचूं चाहूंगा।
वो मुझसे बार बार कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने एक तड़पते हुए इंसान को दर्द से छुटकारा दिलाया। वकील साहब, मेरे बाप की हालत कैंसर की बीमारी में उस कैदी की तरह हो गई थी वकील साहब, जिसे फांसी की सजा तो सुना दी गई हो और मौत की तारीख न तय की गई हो। मैं पूछता हूं वकील साहब, क्या फर्क पड़ता चाहे उसे आज फांसी दो या 10 दिन बाद? मैंने जल्दी छुटकारा दे दिया वकील साहब, यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। घबराओ मत बंदी, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में कभी घबराए नहीं वकील साहब। मैं जानता हूं मैं नहीं बचूंगा, मुझे कोई कानून नहीं बचा सकता। आपके साथ कितनी देर मन लगा रहा, मैं अभी भी कहता हूं आप मेरे पचड़े में मत पड़िए। मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता। बड़े साहब, वकील साहब कहाँ गए? जरा जेलर के पास गए, आते ही होंगे। पानी पिला। क्या बात है, आज काफी उदास लग रहे हो। बड़े साहब, आज अदालत में मेरी घरवाली और मेरा बेटा नहीं आया वकील साहब। पता नहीं क्यों नहीं आए। अरे नहीं आए तो नहीं आए, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है वार्डन साहब। दुनिया तो यही समझती है ना कि मैंने अपने बाप को खून किया है। खैर, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, दुनिया की जबान पे किसे नहीं काटा। मेरी घरवाली तो मुझे खूनी नहीं मानने लगी। हो सकता है। नहीं वार्डन साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जान की औरत नहीं है वार्डन साहब। वो जानती है कि मैंने अपने बाप का खून जानबूझकर नहीं किया। लेकिन कत्ल तो हुआ है। हाँ, वो तो हो गया है। तो क्या मेरी घरवाली भी मुझसे नफरत करने लगी है वार्डन साहब? मैं क्या कह सकता हूँ? तो मेरे लड़के के मन में भी कोई बात ना जमा दे वार्डन साहब, कहीं मेरा लड़का भी मुझसे नफरत ना करने लगे। ये भी हो सकता है। यही नहीं होना चाहिए वार्डन साहब, यही नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ मुझे फांसी हो जाएगी, उससे मुझे कोई कानून नहीं बचा सकता। वार्डन साहब, मैं केवल एक विश्वास के सहारे जी रहा हूँ। मेरी बीवी, मेरा बेटा मुझे खूनी नहीं समझते। मैं सोचता रहा हूँ कि मैं उनकी निगाह में बेकसूर। और आज जब मेरी औरत अदालत में नहीं दिखाई दी वार्डन साहब, मेरा वो विश्वास भी टूट गया। बंदी, सोचने से क्या होगा? ये ले सिगरेट। खुश होकर सिगरेट पिला रहे हैं। मैंने तुझे कभी उदास नहीं देखा बंदी, वरना कत्ल के मुजरिम अक्सर मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं। वार्डन साहब, एक बात बताओ, पूछो। कैंसर का दर्द बड़ा है या मौत का? मैं क्या जानूं, ना तो मुझे कभी कैंसर हुआ और ना कभी मौत आई। और आदमी किस बात से सबसे ज्यादा डरता है वार्डन साहब? मौत से। इसीलिए मौत से हमेशा बचता है, दूर भागता है ना ये बात? तुम ठीक कहते हो। अब कहीं मौत का डर दूर हो जाए, तो मौत ही इंसान को प्यारी लगने लगे, तब आप क्या कहोगे वार्डन साहब? ये हो ही नहीं सकता बंदी। मौत इंसान को कभी प्यारी लग ही नहीं सकती। इंसान जिंदगी से प्यार करता है बंदी, मौत से नहीं। और मैंने देखा है वार्डन साहब कि मौत भी इंसान को प्यारी हो सकती है। मैंने अपने बाप को गिड़गिड़ाकर मौत मांगते देखा है। तो उसे गिड़गिड़ाने देते, चीखने चिल्लाने देते, चीख चिल्लाकर मर जाता, कम से कम तुम्हारी ये नौबत तो नहीं आती। हर आदमी की तकलीफ सहने की एक हद होती है वार्डन साहब। मेरी भी एक हद थी। एक पूरी खबर है। फांसी है ना वार्डन साहब? मैं तो पहले ही जानता था।
अब तो बेकार की बात पर सिर पटक रहे थे। नहीं फंदी, और बात। तुम्हारी बीवी अस्पताल में। क्या मालूम क्यों था मुझे? घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बच्चे को लेकर कोर्ट की तरफ आ रही थी तो ऑटो के नीचे आ गई, मगर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। दोनों ठीक। चलिए वकील साहब, मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अच्छी बात नहीं, हमारी बीवी अस्पताल में है और तुम कह रहे हो बोझ उतर गया। मुझे आप नहीं समझ सकेंगे वकील साहब। आज जब मैंने अपनी औरत को अदालत में नहीं देखा ना, तो ना जाने कितनी बातें सोच के, पर नहीं, तब से उसके बारे में गलत सलत सोचने का पाप कर रहा था। हमें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। आपने बताया ना वकील साहब कि वो अदालत की ओर आ रही थी, जरूर मेरे बारे में सोच रही थी, इसीलिए तो ऑटो के नीचे आ गई। अच्छी बात नहीं यार, तुम्हारी बातें मुझे खास समझ में नहीं आती। वकील साहब, आज जब मेरी औरत अदालत में नहीं दिखी तो मैंने सोचा कि वो भी मुझे खूनी समझने लगी, वो भी मुझे गुनहगार समझने लगी, पर नहीं, वो मुझ पर आज भी जान छिड़कती है। वकील साहब, संसार में कोई तो है जो मुझे बेगुनाह समझता। ये सब छोड़ो, आज जो कोर्ट में तुम्हारे केस का कबाड़ा हुआ है उसके बारे में सोचो। अब उसके बारे में क्या सोचना वकील साहब? सरकारी वकील ने करीब करीब साबित कर दिया है कि मैं खूनी हूं। मैं जज के मन की बात तो नहीं जानता, पर मेरे मन का जज कहता है कि सरकारी वकील को जीत जाना चाहिए। कल आपने यहाँ तो तैयारी की थी, बिल्कुल बेकार गई। देखा आपने हर गवाह वहां कितना उल्टा बोल रहा था। तुम्हें तो अपने दोस्त हसरत पर बहुत भरोसा था ना। तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारी तरफ से बोलेगा, पर वो तो बिल्कुल खिलाफ तो आपने भी तो उससे कोई सवाल नहीं पूछा वकील साहब। वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और आप सुने चले जा रहे थे। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था फंदी, जाने मुझे क्या हो जाता। और वो करामतुल्लाह खान, उसने तो साफ कह दिया कि उसने मुझे कोई कर्जा ही नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। सरकारी वकील ने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास पैसों की कोई अड़चन नहीं थी। तुमने अपने बाप को सिर्फ इसलिए मार डाला कि उसके इलाज में जो पैसा खर्च होता उसकी तुम शराब पी। ये कितना झूठ है वकील साहब। और तुम्हारा खान, जब उसने ही कह दिया कि उसने तुम्हें फूटी कौड़ी कर्ज नहीं दिए तो मैं क्या कर सकता था? खान ऐसा बोल कैसे गया वकील साहब? खान तो ऐसा आदमी है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं छोड़ता। खान नहीं चाहता होगा कि उसकी ब्याज की दर का पता चले, पुलिस का भी दबाव हो सकता है शायद। बचाव का एक गवाह खान तो उल्टा बोल गया वकील साहब। आज कोर्ट में तुम्हारी बीवी भी ना थी, वो आ जाती तो कम से कम तुम्हारी मानसिक स्थिति का नक्शा मैं कोर्ट के सामने तो रखता। बदकिस्मती भी मेरी कि वो भी ना थी। आज अदालत में सिर्फ और सिर्फ बोला ने साथ दिया वकील साहब। क्या खाक साथ दिया है? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि भोला ने तुम्हारे केस को कितना नुकसान पहुंचाया। क्या कोर्ट में इस तरह गवाही दी जाती है? बोला बिल्कुल ठीक कह रहा था वकील साहब। उसने अदालत के सामने छाती ठोक कर कहा कि फंदी भला आदमी। नहीं फंदी, भोला ने ही तुम्हारे केस का सबसे अधिक सत्यानाश किया है। मैं उसे इशारे कर रहा था और वो है कि जो मुंह में आ बके जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता वकील साहब, बोला बिल्कुल ठीक कह रहा था। विश्वास नहीं होता? खड़े हो जाओ। जो सरकारी वकील ने सवाल किए थे वो मैं करता हूँ और जो भोले ने जवाब दिए थे वो तुम देना। तुम्हें यकीन हो जाएगा कि भोले ने तुम्हारे केस की क्या परेड मारी थी। तो लीजिए पूछिए, मैं तैयार हूँ। हमारा नाम भोला मत काशीनाथ है। जी हुजूर। तुम क्या काम करते हो? हमारी का काम करता हूँ साहब। फंदी क्या काम करता है? पहले ट्रक चलाता था साहब, उसके आगे पिकअप और उसके भी आगे टैक्सी चलाता था साहब। जितना पूछा जाए उतने का जवाब। पहले का मतलब सफा सफा होना चाहिए ना साहब। फंदी किस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में साहब। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने उसे नौकरी से क्यों निकाला? कंपनी ने नहीं निकाला साहब, उसने खुद ही छोड़ दिया। क्यों? साहब कंपनी वाला बोलता कि आफू ले जाओ, फंदी बोलता कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हिंदी भाषा में बताइए, आफू मतलब? अफीम साहब। इस बात का क्या सबूत है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले अफीम की स्मगलिंग करते? सबूत खोजना साहब सरकार का काम, अपना नहीं। तो फंदी ने उसकी जानकारी आबकारी वालों को क्यों नहीं दी? फंदी को किसी गटर में नहीं सड़ना था ना साहब। मतलब? अब कैसे बात करता साहब? अगर फंदी आबकारी वालों को बताता तो क्या कंपनी वाले उसको ठोर नहीं मारते? मतलब फंदी ने और नौकरी के लिए कहाँ कोशिश की? रोडवेज में साहब। रोडवेज में उसे नौकरी क्यों नहीं मिली? साहब फंदी मुझको बोलता था कि रोडवेज वाला साहब 3 लाख रुपया घूस मांगता साहब। फंदी ने शिकायत ऊपर क्यों नहीं? साहब फंदी बताता था कि ऊपर वाले साहब का रेट 5 लाख रुपया। और ऊपर शिकायत नहीं? साहब फंदी बताता था कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओ साहब रेट बढ़ता जाता।
तुम्हारा मतलब है कि फंदी ने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, जी हाँ साहब। और नौकरी नहीं मिली, जी हाँ साहब। तो उसके घर का गुजारा कैसे चलता? उसने अपनी औरत के गहने बेचे हैं साहब। उसके बाद सब घर के बर्तन भांडे सब बेच डाले। उसके बाद शरीफ आदमी क्या करता साहब? जो फंदी करता। तुम्हारा मतलब है कि फंदी शरीफ आदमी? जज साहब, वकील साहब को बोलो कि फंदी की शराफत में शंका ना करें। मैं पूछता हूँ साहब, क्या ट्रक चलाने वाला, हमाली करने वाला शरीफ नहीं हो सकता? क्या प्यार का टाई लगाने से एक मानुष शरीफ होता? फंदी के बाप को कौन सी बीमारी थी? कैंसर बोलते साहब उसको। तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा फंदी बोलता था साहब। उसका डॉक्टर भी ऐसा ही बोलता था। डॉक्टर और क्या बोला? डॉक्टर बोलता था कि अपने बाप को अस्पताल में भर्ती करा हुआ। तो फंदी ने अपने बाप को अस्पताल में भर्ती करा दिया? जी हाँ साहब। अस्पताल में इलाज मुफ्त होता था या पैसे लगते थे? वैसे तो अस्पताल फोकट था साहब, और उधर डॉक्टर नर्स का चाय पानी और साहब औषध भी बाजार से ला के देना पड़ता था। जब इलाज मुफ्त होता था तो बाहर से दवाइयां खरीद कर क्यों लाता था? तो अस्पताल सरकारी तरह साहब, उधर बीमार लोग तो रहते पर दवा नहीं रहती साहब। फंदी का बाप अस्पताल में कितने दिन रहा? कोई महीना भर रहा नहीं साहब। इसके बाद डॉक्टर बोला कि अपने बाप को बंबई ले जाओ, उधर बड़ा डॉक्टर देखेगा। फंदी अपने बाप को बंबई ले गया? जी हाँ साहब। और उसके पास इतने रुपए कहाँ से आए? वो तो बेकार था ना? उसने कर्जा लिया ना साहब। किससे? करामतुल्लाह खान। कितना? 5 लाख रुपया साहब। ब्याज की दर? ब्याज की दर साहब बहुत ज्यादा थी, 50 रुपए का सैकड़ा। तो बहुत ज्यादा है। साहब खान ऐसा ही कर्जा लेता साहब, खान कर्जा देता साहब, तकावी नहीं। मुंबई में अस्पताल में डॉक्टरों ने क्या कहा? साहब बंबई में डॉक्टरों ने 3 लाख रुपया लेने के बाद बताया कि फंदी तुम्हारे बाप का कैंसर का आखिरी स्टेज चल रहा है, तुम्हारा बाप अब बच नहीं सकता, अपने बाप को वापस बंबई ले जाओ, वापस घर ले जाओ। तो फंदी ने अपने बाप को किसी और अस्पताल में क्यों नहीं दिखाया? फंदी बहुत हिम्मत वाला मानुस होता साहब, अगर उसके पास पैसा होता ना तो अपने बाप को विलायत भी ले जाता साहब। मुंबई से वापस लाता फंदी ने अपने बाप को कहाँ रखा? घर में रखा साहब। अस्पताल में क्यों नहीं रखा? साहब अस्पताल वाला डॉक्टर बोला कि तुम्हारा बाप कोई महीना के भीतर मर जाएगा, उसको घर पर चैन से मरने दो। फंदी का बाप घर पर चैन से मर सकता? साहिब आया क्यों? अगर पैसा होता साहब। पैसा होने और चैन से मरने में क्या संबंध? भाई साहब जो चैन से जीने और पैसे का है, और मतलब कैसी बात करता साहब? अगर फंदी के पास पैसा होता तो वो दिन में 3 दफा अपने बाप को बेहोशी का इंजेक्शन दे। उसके पास पैसा नहीं था ना साहब। इंजेक्शन लगवाना क्यों जरूरी था? साहब फंदी के बाप के कैंसर में बहुत दर्द था साहब, उसका बाप दर्द के मारे रोता, बूम मारता, छोटा बच्चा के मापे जमीन पर सर पटकता साहब, चिल्लाता, सब सुई लगाओ या मार डालो, ऐसा ही बोलता साहब। फंदी के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे नहीं थे? जी हाँ साहब। अगर मौत देने के लिए हाथ थे? जी हाँ साहब। फंदी ने हाथों से क्या किया? अपने बाप का गला घुट डाला साहब। हाँ, सरकारी वकील ने बोला कि मुझसे क्या कहलवा लिया? हाँ वकील साहब, उसने भोला के मुंह से कहलवा लिया कि मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप का खून किया। अगर बोला ऐसा बोल कैसे? भोला हसरत की तरह चालाक आदमी नहीं है ना वकील साहब, तो सही बात थी उसके मुंह से निकल गई। जानते हो आज कोर्ट से बाहर निकलकर भोला क्या कह रहा था? मैं क्या जानूं वकील साहब? भोला कह रहा था कि उसकी बेवकूफी की वजह से तुम्हें फांसी हो जाएगी। भोला दिल का बहुत साफ आदमी है, कुछ नहीं बिगाड़ा था वकील साहब। बोलते हो फंदी, हसरत अभी भी नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुलाजिम है, मालिक की जबान बोलता है। तो अब देखेगा वकील साहब, कंपनी वाले हसरत को ड्राइवर बना देंगे। क्या हसरत बहुत अच्छे स्मगलर बनेगा, अपनी अपनी किस्मत। जी साहब फंदी बच जाएगा ना? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। कल आपने यहाँ तैयारी की थी, कितनी काम आई। आपकी तैयारी देख के तो मुझे उम्मीद हो चुकी ऑर्डर साहब तैयारी नहीं तो कबाड़ा पिटवाया है। कल हमने आज जो तैयारी की थी आज उसका उल्टा हुआ है। चाहे कुछ भी हो वकील साहब, लेकिन मुझे महसूस होता है कि फंदी ने कोई गुनाह नहीं किया। इसे बचाइए वकील साहब। ऑर्डर साहब आपको मुझसे बहुत हमदर्दी है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन ऐसी बात का एक सिगरेट देखा देखा वकील साहब, मैं तो कहता हूँ कि आप इसको फांसी जरूर कराइए। ये ले। अब मायूस होने से क्या फायदा वकील साहब? तो मामला ही खत्म, आपकी परेशानी बची, फांसी तो
तो मुझे होगी, आपको नहीं। आपकी फीस तो पक्की है। फीस तुम्हारा बोली, मैं तो कोई परवाह नहीं, हमेशा मरने के लिए तैयार है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बीवी बच्चों का क्या होगा? उनके बेकर छोड़िए वकील साहब, जब मैं कमाता था तब वो कौन सोने की थाली में खाते थे? हम मजदूर लोग हैं साहब, हमारे यहाँ हर कोई अपनी मेहनत की खाता है। मेरी बीवी मजदूरी कर लेगी, मेरा बेटा भी 9 साल का है, एक आध साल में हेल्परगिरी करने लगे। मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है वकील साहब। माचिस वापस कर। जेलर देखेगा ना, पिछवाड़ा सुझा देगा। लोगों की जान चली जाए, पर आपका कानून अपनी जगह से हिल नहीं सकता। हाँ, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि कोर्ट के सामने मैं साबित नहीं कर सका कि तुमने अपने बाप को बचाने के लिए बहुत मुश्किल से बहुत कोशिश की। और ये सच बात है वकील साहब, मैं अपने बाप को बंबई ले गया था, हसरत भी मेरे साथ थी। अरे यार, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये बात आपने कभी नहीं पूछी वकील साहब। आपने तो मुझे यहाँ खान बनाया, हसरत बनाया, डॉक्टर बनाया, यहाँ तक कि मुझसे मेरी बीवी की गवाही करा डाली। और आपने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे। आपने मुझे जज भी बनाया, मुजरिम नहीं वकील साहब। मुंबई का बड़ा डॉक्टर जिंदा, यहाँ के अस्पताल का डॉक्टर जिंदा, जिन्होंने मुझसे फीस ली है, मेरे बाप को बेहोशी के इंजेक्शन लगाए। आपने गवाही में लोगों को क्यों नहीं खरीदा वकील साहब? इसी प्रकार सरकारी वकील आपके गवाहों की खाल उधेड़ रहा था और आप चुपचाप सुनते रहे, आप कुछ नहीं बोले। यदि आप उसको दूसरे टोके होते ना, बोला कि मुझसे वो बात नहीं करती, कहते हैं मुकदमे का सत्यानाश हो गया, तो मैंने तो नहीं किया ना। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, जाने मुझे ये क्या होता है। जब भी मैं कोर्ट के सामने खड़ा होता हूं, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मुझे आता सब है बंदी, समय पर मेरा दिमाग काम नहीं करता। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। कोर्ट के सामने आते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगते, मेरी जबान लड़खड़ाने लगती। इसीलिए मैंने तुम्हारे केस की इतनी तैयारी की। अरे और तो और उसका रिहर्सल तक कर डाला, पर ये नर्वसनेस मेरा पीछा नहीं छोड़। तो मैं देख रहा था वकील साहब, मुझे उस समय आप पर दया आ रही थी। जब वो सरकारी वकील खुला से बात करने उठा, तब आपका चेहरा उतर गया था। आप बहुत घबरा रहे थे। मैंने अभी तक ये बात इसलिए नहीं कही, कहीं आप बुरा ना मान जाए। बस यही होता है मेरे साथ जिंदगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जितना कानून जानने वाला इस मुकदमे में शायद और ही कोई वकील हो, लेकिन मेरे जितना घबराने वाला शायद एक। इस तरह तुम बेगुनाह हो, उसी तरह मैं भी बेगुनाह। सोचने से क्या होगा वकील साहब? इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता वकील साहब। मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा, अपने मुवक्किल से प्यार करते हुए देखा है। और लोग सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूं। मुझे कानून नहीं आता, मुझे वकालत छोड़ के चने बेचने चाहिए। न जाने कितना अपमान मुझे रोज सहना पड़ता है बंदी। मुझे अपने अपमान की परवाह नहीं, मुझे परवाह सिर्फ तुम्हारी। तुमने मुझे अपना वकील लगाया और मैं कुछ न कर सकता। लोगों को मारिए गोली वकील साहब, लोग तो मुझे भी खूनी समझते हैं ना। और आपने देखा मैंने उनकी कभी परवाह की। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है वकील साहब कि मेरी बीवी, मेरा बेटा मुझे खूनी ना समझे।
जिसका मैंने गला घोटा वो मुझे खूनी न समझे, और आपको भी सिर्फ इस बात की परवाह होनी चाहिए कि आपका मुवक्किल आपको बेईमान न समझे। तो तू मुझे बेईमान नहीं समझता? बेईमान समझकर मुझे नरक नहीं जाना वकील साहब। आदमी की अच्छाई बुराई की जांच उसके इरादे से की जानी चाहिए। क्या कहा? इरादा? और यही सवाल मैं कोर्ट में भूल गया बंदी। इरादे का सवाल, मुझे इरादे का सवाल उठाना चाहिए था। कत्ल में सबसे बड़ा सवाल इरादे का होता है, कत्ल की तैयारी का होता है। यही सवाल मैं भूल गया बंदी। यही सवाल तुम्हारे मुकदमे की जान है। जरा वकील साहब, आपको यहाँ हर बात याद रहती है, पर अदालत में आप सब कुछ भूल जाते हैं। तुम नहीं जानते बंदी, यहां सच को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, अदालत में सच को साबित करना पड़ता है। यहां हम कटघरे पे खड़े रहते हैं और सच हमसे सवाल करता है, और अदालत सच कटघरे में खड़ा रहता है और हम उससे सवाल करते हैं। आपको कोई विद्वान माने चाहे ना माने, मैं आपको विद्वान जरूर मानता हूं। ऐसे विद्वता का क्या फायदा पंडित? मेरी हालत उस विद्यार्थी की तरह है जिसे आता तो सब कुछ है, पर परीक्षा में कभी बहस नहीं होता। तो कल आप अदालत के इरादे का सवाल उठाएंगे ना वकील साहब? नहीं पंडित, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। तो यहाँ तैयारी कर लीजिए, बताइए मुझे क्या बनना, मैं भी मानता हूँ। नहीं पंडित, तैयारी से कुछ नहीं होता। मैं हर बार तैयारी करता हूं, हर बार यही होता है मेरे साथ। यही घबराहट, यही पसीना और यही नर्वसनेस। तो आप भी मेरी वकालत नहीं करेंगे ना वकील साहब? ऐसी वकालत का क्या फायदा पंडित, जो अपने मुवक्किल को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे? आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे वकील साहब? नहीं पंडित, मैं वकालत छोड़ सकता हूं मगर तुम्हारा साथ नहीं। कुछ भी कहिए वकील साहब, आप डर गए। नहीं पंडित, अगर तुम मर गए ना तो मेरा विश्वास बढ़ जाएगा, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कल बन सका तो बैरिस्टर गंगानाथ को यहाँ लेकर आऊंगा। बैरिस्टर गंगानाथ इस शहर का सबसे बड़ा वकील है। बैरिस्टर गंगानाथ? वकील साहब, शायद मेरा बाप इनके यहाँ मालिक का काम कर चुका है, इनकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना? 1 लाख रुपए हर हियरिंग में। पैसा कहाँ से आएगा वकील साहब? इतना पास पैसा होता मैं अपने बाप का गला क्यों दबा देता वकील साहब? मुझे विश्वास है कि बैरिस्टर गंगानाथ इस केस के लिए 1 रुपए भी नहीं लेंगे। क्यों वकील साहब? क्योंकि उनका भी यही मानना है कि जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, इससे रोगियों को अपनी मौत मरने का अधिकार होना चाहिए, और तुम्हारा यह मुकदमा उन्हें अपनी बात कहने का मौका देगा। मैं भी जाकर उनसे बात करता हूं। मान लीजिए वो तैयार नहीं हुए वकील साहब, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अपनी फीस ही तो लेंगे। और फीस आएगी कहाँ से वकील साहब? मैं दूंगा। आप देंगे, लेकिन क्यों? मुझे बचाकर आपको क्या मिल जाएगा? मुकदमा जीतने का सुख जो मुझे आज तक नहीं मिला। मुकदमा तो जीतेंगे बैरिस्टर गंगानाथ। नहीं पंडित, तुम मेरे मुवक्किल हो, इसलिए जीत भी सिर्फ मेरी होगी। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। तो आपको लगता है कि मैं बच जाऊंगा वकील साहब? मेरा दिल कहता है कि पंडित तुम जरूर बच जाओ। मैं जाके बात करता हूं। वकील साहब, अरे वकील साहब, एक अच्छी खबर है। बताइए। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक पकड़ा गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ट्रक में क्या पकड़ गया वकील साहब? 10 बोरे गांजा। पंडित, बैरिस्टर गंगानाथ इस खबर का फायदा उठाएंगे। अब मुझे यकीन हो चला है कि तुम जरूर बच जाओगे। वकील साहब,
भाई अंदर कैमरा दी। वकील साहब मुझे यहाँ बिठा कर पता नहीं जेलर के साथ क्या मरवा है। खुसो कर रहे हैं। तुम्हारा वकील है, तुम जानो। क्यों, आज कोर्ट में कैसा रहा? फर्स्ट क्लास वार्डन साहब। फर्स्ट क्लास मतलब बाहर में अदालत में बेगुनाह साबित हो गए। अरे ये एकदम जादू कैसे हो गया? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें फांसी होगी। फांसी तो हो गई वार्डन साहब। बेगुनाह साबित होने पर भी फांसी? अरे तूने जेल में दारू चढ़ा दी क्या? मजाक नहीं वार्डन साहब, मैं पूरे होश में हूँ और होश में ही कह रहा हूँ कि मुझे फांसी होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझ जैसे बेगुनाह लोगों को छोड़ने का अभी तक कानून नहीं बना है ना। क्या कोर्ट में फिर सारा मामला बिगड़ गया? नहीं वार्डन साहब, आज तो अदालत में मेरा मुकदमा देखने लायक। आज जज भी परेशान थी। जज भी परेशान होने लगे। पता नहीं क्यों, पर आज जज के माथे पर परेशानी की लकीरें थी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम बच जाओगे? ये मैं कैसे कह सकता हूँ वार्डन साहब? आप भी कहते हैं ना कि आपका कानून अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ। वार्डन साहब एक बात बताओ, पूछो। मुझे बचना चाहिए या नहीं? मैं कोई वकील हूँ, मैं कोई जज हूँ जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? तो मान लीजिए आप जज होते तो मुझे क्या सजा देते? अगर मैं जज होता तो तुम्हें सजा जरूर देता, लेकिन मौत नहीं। आप फांसी क्यों नहीं देते वार्डन साहब? क्योंकि मुझे किसी का मरना अच्छा नहीं लगता। वार्डन साहब, क्या आपने कभी फांसी देखी? हाँ, कैसे देते हैं फांसी? मैं नहीं बताना चाहता, क्यों? क्योंकि उसे बताना यहाँ जरूरी नहीं। आप सोचते हैं मैं फांसी से डरता हूं? नहीं, इसीलिए तो कहता हूं वार्डन साहब कि बता दीजिए। एक बार जानकारी हो जाए तो शायद सोचना छोड़ दूं। डरते तो नहीं, लेकिन फांसी के बारे में सोचते बहुत। अरे वकील साहब, आपने इतनी देर लगा दी। ये मुझसे तब से पूछ रहा था फांसी कैसे होती है। शायद अब उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वकील साहब, आप अस्पताल गए थे? हाँ, मेरी घरवाली कैसी? अब ठीक है, नाश्ता चढ़ा दिया है, फिक्र करने ऐसी कोई बात नहीं। बोला सुबह शाम अस्पताल जाए। आज बैरिस्टर साहब ने कितनी फीस ली वकील साहब? एक ढीला भी नहीं। अकेला डॉक्टर तो कभी अपनी फीस छोड़ते नहीं, और बैरिस्टर साहब ने? अंधी तुम्हें नहीं मालूम, बैरिस्टर गंगानाथ के पिता की भी मौत कैंसर से ही हुई। और उनके पास तो बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए ढेर सा पैसा था वकील साहब। एक वक्त आ जाता है बंदी जब मार्फिया का इंजेक्शन भी काम नहीं करता। फिर कहते हैं ना कि हर एक की दर्द सहने की अपनी एक हद होती है। ये तो आप ठीक कहते हैं वकील साहब। इंसान के पास तकलीफ सहने का जितना उपाय होता है ना, वो अधीर भी उतना ही होता है। ठीक कहते हो बंदी। आज जो मैंने पूरा केस बैरिस्टर गंगानाथ को सुनाया, वो एकदम तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं ये केस जरूर लूंगा। हाँ, बैरिस्टर साहब ने पूरे कोर्ट को थका दिया वकील साहब। उन्होंने जिस प्रकार से सवाल को उठाया, कभी मुझे लगता था कि आज मैं बच जाऊंगी। लगता तो मुझे भी। वकील साहब, मैं बचूं चाहे ना बचूं, पर आज मैं बहुत खुश हूं। आज कम से कम इस सवाल को उठाया तो क्या? कैंसर के हजारों मरीज मेरे बाप की तरह तड़प तड़प कर मौत मांगेंगे, पर कानून के डर से लोग मौत नहीं दे सकेंगे। कैंसर का मरीज दर्द से तड़पेगा, यहाँ तक कि जन्म जन्म का सांस चाहने वाली औरत कैंसर से बीमार अपने पति को छुटकारे की प्रार्थना करेगी। अगर कैंसर का इलाज निकल आया तो उससे भी भयंकर बीमारी पैदा हो जाएगी वार्डन साहब। पहले टीबी थी, आज उसका इलाज निकल आया। कल कहीं कैंसर का पूरी तरह इलाज निकल आया तो उससे भी भयंकर बीमारी ताल ठोक कर खड़ी हो जाएगी। इंसान जितना लड़ेगा, चुनौतियां उतने ही बढ़ेंगी। क्यों वकील साहब? ठीक कहते हो बंदी। आदमी जब तक है, दर्द, पीड़ा, तड़पन, उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और रूप बदल बदल कर आएंगे और इंसान उनसे हथियार बदल बदल कर लड़ेगा। आज कोर्ट की एक एक बात मेरी आंखों के सामने खड़ी है वकील साहब। मेरे आंखों के सामने भी बंदी। ठीक 11 बजे जज साहब आ गए थे। कोर्ट में देखा तो कितना सन्नाटा था और वो सरकारी वकील कितने आत्मविश्वास से अपनी कुर्सी से उठा। उसने मेरी ओर घूर कर देखा वकील साहब, और आपकी ओर देखकर कितना बेहुदा ढंग से मुस्कुराया। और जज साहब ने कहा कि आप जिला कर सकते हैं। योर ऑनर, सरकारी और बचाव के गवाहों को
अदालत सुन चुकी है। हजरत बल करीम मुजरिम का दोस्त है और कत्ल का चश्मदीद गवाह। उसने साफ बताया कि फंदी एक शराबी और झगड़ालू किस्म का इंसान है। उसके अपने बाप से कभी नहीं बनती थी। हजरत ने अपनी आंखों से देखा कि फंदी ने गला खोदकर अपने बाप की हत्या की। योर ऑनर, सवाल हत्या का। यस योर ऑनर। जहां तक इरादे का सवाल है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फंदी का इरादा भी अपने बाप की हत्या करने का ही था। योर ऑनर, बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत से लोग ट्रक ड्राइवर शराब पीते हैं, लेकिन सब के सब हत्यारे तो नहीं होते ना। योर ऑनर, हजरत के बयान से ये बात साफ पता चलती है कि फंदी अपने मालिकों से बराबर लड़ता था, इसलिए वो कहीं भी एक जगह नौकरी में नहीं टिक सका। योर ऑनर, बहुत से लोग अपने मालिकों से लड़ते हैं और 6 महीने में नौकरी बदलते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सब के सब हत्यारे स्वभाव के योर होते ऑनर, हैं। हजरत के बयान से ये बात भी साफ पता चलती है कि फंदी को शराब पीने की आदत है, इसलिए वो कहीं भी एक जगह नौकरी में नहीं टिक सका। शराब के लिए उसने अपने घर के बर्तन बेचे, शराब के लिए उसने अपने बीवी के गहने बेच दिए। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। फंदी की शराब पीने की आदत कितनी पुरानी है? शायद इस बात की जानकारी मेरे काबिल वकील साहब को नहीं है। फंदी बीते 15 सालों से शराब पी रहा है, तब तो उसके घर के बर्तन नहीं बिके, बीवी के गहने नहीं बिके। अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस केस को नए सिरे से देखा जाए। इससे पहले कि मैं जिरा करूं, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे फिर से कुछ गवाहों को पेश करने की योर ऑनर, इजाजत दें। गवाहियां हो चुकी हैं। अदालत के सामने फिर से गवाहों को पेश करना अदालत का कीमती समय खराब करना। योर ऑनर, मैं अदालत का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहूंगा कि ये कत्ल का मुकदमा कत्ल के बाकी मुकदमों से बिल्कुल अलग है। इस मुकदमे में ऐसे कई सवाल, कई प्रश्न हैं जिनके जवाब आने बहुत जरूरी है। और मुझे डर है कि अगर हमने जल्दबाजी की तो ऐसे कई मूल्यों और श्रद्धाओं को हम खो देंगे। सरकार की तरफ से जो सबूत पेश किए हैं उन्हें काउंटर करने के लिए मेरे पास भरपूर सबूत है बैरिस्टर साहब। ये देखिए योर ऑनर, 1 लाख रुपए की रसीद जो विख्यात डॉक्टर देवेंद्र नाथ ने फंदी के बाप को देखने के रूप में ली थी, और वो रही इसकी रिपोर्ट। बैरिस्टर गंगानाथ, अब आप गवाहों को बुला सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मैं सबसे पहले हजरत वल करीम से कुछ सवाल जवाब करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हमारा नाम हजरत है। जी हाँ हुजूर। फंदी तुम्हारा दोस्त है? खुदा का नाम लीजिए हुजूर। उस जैसे कातिल से कौन दोस्ती रखेगा? क्यों? जब देखो मारपीट कर लिया, झगड़ा कर लिया हुजूर। उनसे कभी मारपीट की? जी नहीं हुजूर। फिर किससे? अपने बाप से। तुमने देखा? जी नहीं हुजूर, सुना। किससे? बहुतों से। नाम के नाम बताओ। नाम हुजूर जरा सब्र कीजिए, भी हाल बता रहा हूँ। हाँ, याद कर लो। हुजूर कुछ याद नहीं आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इन्हें एक भी नाम याद नहीं। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुलाजिम हूँ। जी हुजूर। फंदी वहाँ ड्राइवर था। जी हुजूर। कितने साल? पिछले 3 सालों तक फंदी का अपने मालिकों से कभी झगड़ा हुआ? कभी नहीं हुजूर। फिर उसे नौकरी से क्यों निकाला? उसने मालिक का कहना नहीं माना। एक बात बता, फंदी के पास जब अपने मालिकों के पास जाता था तो उसके मालिक क्या ले जाने के लिए उसे कहते थे? कहाँ जाओ उसको? क्या गांजे के साथ गुड़ में, और ट्रक में गुड़ के साथ गांजा लदा था? जी हुजूर। क्या फंदी कभी गुड़ से लदा ट्रक गांजे के साथ मुंबई ले गया? अपने को नहीं मालूम हुजूर। फिर इस बार मैं नहीं जानता हुजूर। फंदी के बाप को कौन सी बीमारी थी? कैंसर हुजूर। क्या फंदी अपने बाप के इलाज की चर्चा उनसे करता था? याद नहीं पड़ता हुजूर। तुम फंदी के साथ मुंबई क्यों गए? बोलो, क्यों गए मुंबई? यूं ही हुजूर। तुमने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में छुट्टी की अर्जी दी, छुट्टी मिली, क्या कारण लिखा? बोलो। यही लिखा था हुजूर कि फंदी के बाप के इलाज के वास्ते जा रही हूँ। तुम्हें छुट्टी मिली? जी नहीं। फिर भी तुम गए? जी हुजूर। क्यों? फंदी मेरा दोस्त था हुजूर। इसका मतलब है कि फंदी अपने बाप के इलाज की चर्चा तुमसे करता था? जी हुजूर। जब फंदी मुंबई पहुंचा तो उसने कितने रुपए दिए? 3 लाख रुपए हुजूर। इतना पैसा उसके पास कहां से आया? वो तो बेकार था।
उसने कर्जा लिया साहब, इससे करामतुल्लाह खान से। जब फंदी ने कर्जा लिया तो एक बात बताओ, क्या उस कर्ज के साथ ब्याज की दर भी बहुत ज्यादा थी? अपने को नहीं मालूम हुजूर। जरा अब मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव से कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा। इजाजत। आपका शुभ नाम? ब्रह्मदेव, डॉक्टर ब्रह्मदेव। फंदी के बाप को कौन सी बीमारी थी? कैंसर। आपको कैसे पता? फंदी मेरे पास आया था। क्या आपने फंदी को अस्पताल में भर्ती करा था? जी हाँ। फंदी के बाप को? जी हाँ। और फंदी उसे बराबर देखने आता था? सुबह शाम रोज आता था। 2 महीने के बाद फंदी का बाप था। मैंने उसे अपने बाप को बंबई ले जाने की सलाह दी। क्या आपने किसी डॉक्टर का रेफरेंस भी दिया? जी हाँ, मैंने डॉक्टर देवेंद्र नाथ का पता दिया। डॉक्टर साहब आमतौर पर वो फीस कितनी लेते हैं? आमतौर पर डॉक्टर देवेंद्र नाथ 2 से 2.5 लाख रुपए फीस लेते हैं। क्या मुंबई से लौटने के बाद भी आपने उसके बाप को देखा? जी हाँ। उसकी हालत कैसी थी? उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका मरना करीब करीब तय था। वो और कितना जी सकता था? वो कभी भी मर सकता था। वो आपसे कभी कुछ कहता? वो कभी कभी मेरे पांवों पर गिर पड़ता था। कहता था कि डॉक्टर साहब, अब मुझसे ये तकलीफ नहीं देखी जाती, अब मुझे जहर दे दीजिए, मेरा गला घोट दीजिए। मुझसे हमेशा मरने की बात कहता। ये बताइए, ये दर्द से छुटकारा देने के लिए क्या तरीके हैं? आमतौर पर मालपिया का इंजेक्शन देकर कुछ देर आराम पहुंचाया जा सकता है। और आप फंदी के बाप को घर जाकर इंजेक्शन लगाते? जी हाँ, मैंने करीब 15 दिनों तक उसके बाप को इंजेक्शन दिए। फंदी ने आपको बराबर फीस? जी हाँ। बस आपसे एक आखिरी सवाल, मान लीजिए कि आपको ये अदालत अगर इस बात की इजाजत दे कि आप फंदी के बाप को जहर का इंजेक्शन लगा के उसे इस दर्द से छुटकारा दे दें, तो आप क्या करेंगे? ऐसी हालत में मैं रोगियों की रजामंदी को मानते हुए उसे मौत देने में कोई हर्ज नहीं मानता। That's all. क्या बचाव के वकील और कोई सवाल करना चाहते हैं? नो योर ऑनर। रजिस्टर गंगानाथ, अब आप जिरह कर सकते हैं। योर ऑनर, मैंने अदालत के सामने 2 गवाह पेश किए, पहला हसरत और दूसरा डॉक्टर ब्रह्मदेव। अदालत के सामने ये बात साबित हो चुकी है कि हसरत के पहले बयान और आपके बयानों में कितना अंतर है। हसरत ने बताया, इसी अदालत के सामने साबित करने की कोशिश की गई कि फंदी निहायत शराबी, लफंगा और स्वार्थी किस्म का व्यक्ति है। और यह भी साबित करने की कोशिश की गई कि फंदी ने अपने बाप को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उसके इलाज में जो पैसा खर्च होता था उसकी वो शराब। ऊपर से ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, दरअसल ये कहानी गढ़ी गई थी। योर ऑनर, मैं डॉक्टर चंद्रभूषण, जिन्होंने मरहूम भगत राम का पोस्टमार्टम किया है, कुछ सवाल और पूछने की इजाजत चाहता हूं। योर ऑनर, अब मुझसे कुछ सवाल जवाब पूछने का कारण दिखाई नहीं देता। इस मुकदमे का आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या फंदी अपने बाप को मारना चाहता था? क्या ऐसा करने से उसे कोई लाभ था या फिर उसने बाप को मारने की कोई योजना थी? नो योर ऑनर, इस मुकदमे का सबसे अहम सवाल ये है कि क्या फंदी ने अपने बाप का कत्ल किया और क्या उसने ऐसा पूरे होश में किया? योर ऑनर, सबसे पहले इस बात पर विचार होना चाहिए कि मुजरिम फंदी किस तरह का इंसान है। हसरत के पूछे जाने पर वो एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता है जिससे साबित होता हो कि फंदी का कभी किसी से झगड़ा हुआ। इससे यह पता चलता है कि वो निहायत शरीफ व्यक्ति। उसने यह भी बताया फंदी कभी अपने मालिकों से झगड़ा नहीं करता था। इसलिए योर ऑनर, ऐसी कोई बातचीत दिखाई नहीं देती। योर ऑनर, मैं ये सिद्ध कर चुका हूं कि फंदी ने अपने बाप का कत्ल किया। लेकिन क्यों? यही से सवाल उठता है योर ऑनर कि क्या फंदी अपने बाप को मारना चाहता था? क्या ऐसा करने से उसे कोई लाभ था? हसरत वल करीम ने बताया कि फंदी और उसके बाप के बीच के संबंध बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कि दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे। इसलिए विद्वेष या कटुता के कारण हत्या करने पर प्रेरित हुआ कहना भी गलत होगा योर ऑनर। इसके विपरीत फंदी चाहता था कि उसका बाप बच जाए, इसलिए वो अपने बाप को मुंबई ले गया, जहां उसने उसका इलाज कराया। इसकी वजह से घर के बर्तन बिक गए, बीवी के गहने बिक गए, यहां तक उसने कर्ज भी लिया। कैसे ट्रक ड्राइवर की कहानी जिसकी नौकरी छूट गई,
हैसियत ही कितनी होगी, लेकिन उसने अपनी हैसियत से बहुत आगे बढ़कर काम किया। क्या सिर्फ इसलिए कि उसे अपने बाप की हत्या करनी थी? अरे योर ऑनर, हत्या तो हुई है, लेकिन क्यों? योर ऑनर, मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए। यही से सवाल उठता है कि ऐसा करने से उसे क्या लाभ था? कोई औहदा मिल रहा था या जायदाद? डॉक्टर ब्रह्मदेव ने बताया कि फंदी का बाप मर रहा था, मौत आ रही थी, वो कभी भी मर सकता था। हत्या हमेशा कुछ पाने के लिए, किसी भय को समाप्त करने के लिए, या फिर किसी दर्द को छुटकारा दिलाने की कोशिश में की जाती है। लेकिन यहाँ इन तीनों में कोई भी कारण दिखाई नहीं देता। जरूर कानून सिर्फ अपने बचाव में किए गए वार को या कंस को हत्या नहीं मानता, लेकिन जब कोई पूरे होश हवास में कानूनी परिणामों को जानते हुए किसी का गला घोटे तो उसे क्या कहा जाएगा? योर ऑनर, मैं आप आखिरी में इसी महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूँ। हसरत वल करीम ने बताया कि उसने घाट पर लेटे फंदी के बाप को फंदी के द्वारा गला दबाते हुए देखा, लेकिन उसने यह भी बताया कि उसका बाप चुपचाप बैठा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, जैसे उसकी मनचाही मुराद मिल रही। हत्या तो तब होती है जब हम किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मौत दे देते हैं, लेकिन यहाँ फंदी के बाप में जीने की रत्ती भर भी इच्छा नहीं थी। इसके विपरीत फंदी हमेशा अपने बाप को चाहता था। फंदी का बाप गिड़गिड़ा कर मौत मांगता था। मैंने आज तक कत्ल के किसी मुकदमे में इस तरह मौत मांगते हुए नहीं देखा। कैंसर के रोगी की मौत उस दिन हो जाती है जिस दिन इस बात का ऐलान होता है कि उसे कैंसर है। रोगी दर्द से तड़प रहा है। दुनिया जानती है कि इस दर्द का पूरी तरह से कोई इलाज नहीं। यदि रोगी को इस बात का एहसास होता है कि इस भयानक नरक की यातना के बाद जीवन होगा, तो इस दर्द को साहस के साथ सह लेता है। लेकिन कैंसर का रोगी जानता है कि यह दर्द सिर्फ मौत की प्रतीक्षा का रास्ता मात्र है, बस। कैंसर के रोगी का जीवन मानो अपने ही कंधे पर अपनी लाश ढोने का एक असहाय जीवन है, और यह जीवन इसलिए है क्योंकि इस दर्द से छुटकारा देने की कोशिश करना या कराना दोनों ही कानूनी अपराध है। हिंदी के पूरे मुकदमे में इन तथ्यों के अनुसार निर्णय करना उचित होगा। योर ऑनर, आपने अभी बचाव पक्ष के विद्वान वकील साहब की दलीलें सुनी। मैं अदालत का अधिक समय नहीं लेना चाहता, के लिए नहीं, वरन अपने बाप का जीवन समाप्त करने के इरादे से ही उसका गला घोटा है। मौजूदा कानून केवल यही देखता है कि खून करने वाले ने किसी इंसान को मौत देने के इरादे से तो नहीं मारा। इस कसौटी पर फंदी ने जो कुछ किया वो केवल और केवल हत्या कही जाएगी। पंजाब के विद्वान वकील साहब ने सवाल उठाया कि फंदी का बाप मरना चाहता है। वो लोगों से गिड़गिड़ा कर मौत मांग रहा था। जिस वक्त फंदी अपने बाप का गला घोट रहा था, उस वक्त उसने अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की। योर ऑनर, में कोई नई बात नहीं। इस संसार में लोग दुखी होकर मौत मांगते हैं। जब किसी औरत का जवान बेटा मर जाता है, तब वो औरत भी छाती पीट पीट कर अपने लिए मौत मांगती। यदि उसी समय कुछ लोग उसे मौत दे दें, शायद वो विरोध भी ना करें। लोग मौत नहीं देते, वो चाहते हैं कि समय सभी प्रकार के दर्दों का सबसे बड़ा इलाज। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। योर ऑनर, दर्द है, चाहे वो कैंसर के घाव का हो या जवान बेटे की मौत का। दर्द के नजारों से समाज इस तरह घबराने लगे तो हजारों आत्महत्याएं और कत्ल रोज होने लगे। इसलिए भावना का सवाल जुड़ा होने के बाद ये सवाल पहले कानून और व्यवस्था का। मेरी नजर में इस मामले को भी केवल उसी निगाह से देखा जाना चाहिए। इस मामले में दर्द से छुटकारा पाने वाली बात की कोई गुंजाइश नहीं है। योर ऑनर, वो जो कानून नहीं है उसकी बात यहाँ छेड़ना अदालत का कीमती समय खराब करना है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मौजूदा कानून को निगाह में रखकर इस पूरे मामले का फैसला होना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना है। योर ऑनर,
पूछना चाहता हूं, क्या कानून का संबंध मनुष्य की बाहरी व्यवस्था से, मनुष्य की भीतरी व्यवस्था से कानून का कोई संबंध नहीं? कानून मनुष्य के लिए है या मनुष्य कानून के लिए? कानून का जन्म अत्याचार, अन्याय और अपराध से छुटकारा देने के लिए हुआ है या नहीं? कि कानून पत्थर की तरह जड़ हो जाए तो वो समाज में बदलती हुई परिस्थितियों में न्याय नहीं दे सकता। इन्हीं अदालतों में पुराने कानून को हमेशा नई व्याख्या मिली और फंदी का मुकदमा भी इसी तरह की नई व्याख्या की मांग करता है। रोगी दर्द से तड़प रहा है, रोगी जानता है सिर्फ मौत की प्रतीक्षा है बस। रोगी के रिश्तेदार दुखी हैं, चाहते हैं कि इस दर्द से छुटकारा दे दिया जाए। ऐसे समय में हमारा कानून असहाय अवस्था में क्यों है? वो आगे बढ़कर इस असाध्य पीड़ा से छुटकारा देने की कोशिश क्यों नहीं करता? योर ऑनर, आज सुबह इस शहर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने कुत्ते को गोली मारी क्योंकि वो अपने कुत्ते का दर्द नहीं देख सकते थे। दर्द ना देख सकने के साहस के अभाव मात्र ही उन्होंने अपने कुत्ते को गोली मारी। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह का दर्द और तड़पन बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसानी जिंदगी को कुत्ते की जिंदगी की बराबरी में रख रहा हूं। कुत्ता बोल नहीं सकता, उस समय उसका दर्द, उसकी तड़पन, उसकी पीड़ा ही थी जिसके बावजूद उस व्यक्ति ने उस कुत्ते को दर्द से छुटकारा दिया। लेकिन यहां फंदी का बाप गिड़गिड़ा कर चिल्ला चिल्ला कर मौत मांगता था। ऑनर, मेरा विश्वास है यदि पशु मनुष्य की करुणा का अधिकारी हो सकता है तो मनुष्य हो सकता है। अदालत से दरख्वास्त करूंगा इस पूरे मामले में नई चुनौतियां, नए प्रश्न और मनुष्यता का संदर्भ आया है, इसे ध्यान में रखें। That's all. तो आज इस तरह बैरिस्टर साहब ने पूरे कोर्ट को थका दिया था। आप वकील साहब, मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे मुकदमे को लेकर इतना बड़ा कानूनी सवाल उठाया जाए। धन्य, मुझे इस बात की खुशी वकीलों की तरफ से जो तुम्हारे मुकदमे को न्याय मिलना चाहिए था वो बैरिस्टर गंगानाथ ने दिया। वकील साहब, एक बात बताइए, आज जज साहब ने कोर्ट की कार्रवाई समय से पहले क्यों बंद कर दी? कोर्ट का चले क्यों? जज साहब कुछ परेशान से। एक बात और वकील साहब, सरकारी वकील ने जिस प्रतिष्ठित आदमी का जिक्र किया था और वो कुत्ते को गोली मारने वाली बात कही थी, वो कौन था? वो और कोई नहीं, सरकारी वकील ही था। वकील साहब, अब तो मेरा मुकदमा पूरा हो गया है, सिर्फ फैसला नहीं बाकी। क्या लगता है आपको? मैं बच जाऊंगा ना वकील साहब? हिंदी, यदि कानून की आत्मा में मनुष्य हुआ तो तुम जरूर बच जाओगे। यदि कानून की आत्मा में पत्थर हुआ तो क्या होगा वकील साहब? तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
अब तो कोई कुछ नहीं कह सकता वकील साहब। ये थी एक्ट एंड एक्ट रीवा की प्रस्तुति नाटक फंदी। नाटक के निर्देशक जीशान खान से मैं निवेदन करूंगा